हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 2 पार्ट ए में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि मासलेस पार्टिकल पर चार्ज नहीं होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी था चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड में हमने बताया था कि चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने ये समझाया था कि Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, जहाँ पर n इंटीग्रल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर n का मिनिमम वैल्यू जब लेंगे तो निश्चित रूप से चार्ज का भी वैल्यू मिनिमम होगा, कम से कम होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल टू 1 इंटू ई हो गया। इससे हम ये लिख सकते हैं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नेचर में जो सबसे कम पॉसिबल चार्ज है वह एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, इससे कम चार्ज कभी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज अगर कंजर्व क्वांटिटी है तो कंजर्वेशन का मतलब होता है सिस्टम के लिए। जब भी हम कंजर्व की बात करते हैं, किसी सिस्टम की बात करते हैं, इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं। यहाँ पर एक अगर ए ले लें, मान लो ये ए स्फीयर है और दूसरा ये बी स्फीयर है। मान लो कि ए और बी स्फीयर पर पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज था और बी पर कोई चार्ज नहीं था। इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने क्यूए ले रखा है और इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज को 0 ले रखा है। 0 चार्ज का मतलब कि ये अनचार्ज है, इस पर चार्ज का वैल्यू नहीं है। अगर ये अनचार्ज है तो और ये चार्ज है तो निश्चित रूप से दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर दोनों के बीच कोई कांटेक्ट हम देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक से चार्ज का ट्रांसफर दूसरे में होगा। एक से चार्ज का ट्रांसफर दूसरे में होगा। क्यू ए डैश और ये क्यू बी डैश। क्यू बी डैश का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर इसमें तो था ही नहीं, इससे तो ट्रांसफर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ट्रांसफर तो इसी से होगा। अगर इससे ट्रांसफर होगा तो इसमें वैल्यू डिक्रीज करेगा और इसमें वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अगर इंडिविजुअल सोचें तो क्यू ए डैश का वैल्यू क्यू ए से कम हो रहा है, इसका मतलब ए चार्ज को लॉस कर रहा है और बी चार्ज को गेन कर रहा है। तो चूंकि कांटेक्ट हमने दिया है, एक कंडक्टिंग वायर यहाँ पर कॉपर का वायर हम लोग दिखला देते हैं, इससे ट्रांसफर होकर इसमें जा रहा है। तो इंडिविजुअल बात करने पर ए लॉस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, लेकिन कंबाइंड अगर बात करें तो फाइनल इन दोनों का एडिशन और इनिशियली इन दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए। मतलब हम लोग अब ये लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा कि इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू ए प्लस क्यू बी था, और फाइनल चार्ज क्या था, क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये हमारा चौथा नंबर प्रॉपर्टी करता है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉर अ सिस्टम होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। 5 नंबर पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज transfer of charges from higher potential to lower potential। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
lower potential till the potential become common. जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता है तब तक एक से चार्ज का ट्रांसफर दूसरे तक होता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग पोटेंशियल पढ़ने के बाद और डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि चार्ज का ट्रांसफर हायर अमाउंट ऑफ चार्ज टू लोअर अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होता है। ये कंफ्यूजन आपको 4 नंबर से लग रहा होगा, इसलिए कि इसमें चार्ज का अमाउंट ज़्यादा था, इसमें चार्ज का अमाउंट कम था, तो इसका ट्रांसफर इससे इसमें हो रहा है। इसके पीछे वजह ये नहीं है कि ए में अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है और इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। वजह ये है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। बातों को याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, तो वाटर के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, लेवल का। वाटर के लिए बात करते हैं लेवल का, और पोटेंशियल यहाँ पर टर्म आ रहा है चार्ज के लिए। तो जैसे वाटर का ट्रांसफर लोअर लेवल टू हायर लेवल नहीं होता है, खुद ब खुद नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर नहीं होता है, ये ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इसका डिस्कशन अभी और भी हम आगे करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने स्टेटमेंट बताया है। 6 नंबर पॉइंट, जब किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आउट होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आउट हुआ उतना मास डिक्रीज करेगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो जितना इलेक्ट्रॉन चला गया उतना मास उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से आप देखें कि when a particle become positively charged, then mass of the particle decreases. जब किसी पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसके मास के बराबर होगा। देन मास ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे उसके बराबर इसका मास डिक्रीज करेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं किया जाए, नेगेटिवली चार्ज किया जाए, तब क्या होगा, तो नेगेटिवली चार्ज के केस में मास इंक्रीज करेगा। When a particle is charged negatively, then mass of particle increases equal to number of electrons added on it। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पॉइंट। चार्ज का 3 स्टेट होता है, एक स्टैटिक मतलब रुका हुआ, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज अगर स्टैटिक होता है तो ड्यू टू स्टैटिक चार्ज only electric field is produced, only electric field is produced। लेकिन अगर
चार्ज स्टैटिक नहीं है, चार्ज अगर स्टैटिक नहीं है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तब क्या होगा, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर generated, electric field and magnetic field are generated with electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या मतलब इसका हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से एनर्जी भी रेडिएट करता है। और इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अभी तो सिंपल हमने चार्ज के प्रॉपर्टी में इसको पढ़ा है, इस पर बेस्ड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एमिट होता है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि हमने टोटली देखा। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर। नेक्स्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझते हैं जितने भी मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में होता है। जितने भी मटेरियल है सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका दो तरह का नेचर होता है। कुछ मटेरियल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होता है। टाइटली बाउंडेड होता है मतलब वो अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा भी आगे मूव करने के लिए फ्री नहीं है, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर थोड़ा सा भी हो सके, मूव कर सके। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरे टाइप का मटेरियल होता है जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह थोड़ा सा फ्री होता है मूवमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। और इस आधार पर जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसमें मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है उसको हम लोग नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हालांकि नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आपके फिजिक्स के बुक में लिखा हुआ कोई टर्म नहीं मिलेगा, बट जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन से उल्टा बात बोलने के लिए मैंने ऐसा कह दिया है।
और दिमाग में आप यूँ रख सकते हैं कि जहाँ पर नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह मटेरियल इंसुलेटर है, और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है वह मटेरियल आपका कंडक्टर हो गया। मतलब किसी भी मटेरियल में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी मटेरियल में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट अगर उसमें एनर्जी अपने ऑर्बिट से आगे मूव करने के लिए थोड़ा सा भी हो तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कंडक्टर के बारे में एक लाइन डिफाइन ये कर सकते हैं, मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टर, एंड मटेरियल not having the free electron is insulator. Material having free electron is conductor। और दूसरा बात इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आप एक लाइन ये डिस्कस कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द electrons of outermost orbit having energy to move out from its orbit without permanent detachment। हमने कहा कि मूव करने के लिए एनर्जी इसमें होना चाहिए, लेकिन कोई परमानेंट डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि मूव किया और परमानेंट उस ऑर्बिट से डिटैच हो गया, इस सेंस में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इंसुलेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंसुलेटर को हम लोग डिफाइन करेंगे जिसमें इतनी एनर्जी नहीं हो कि वह आउटरमोस्ट ऑर्बिट से बाहर थोड़ा सा भी मूव कर सके। इंसुलेटर having not free electron, having not free electron, having not free electron, that is electrons of outermost orbit of this material is not free to move out of its move out of outermost orbit। फाइनली हमने कंक्लूड क्या किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन टेम्पररली अपने ऑर्बिट से आउटसाइड मूव करने के लिए फ्री होता है, लेकिन कोई परमानेंट डिटैचमेंट नहीं होता कि ऑर्बिट को छोड़कर नहीं चला जाता है। वो ऑर्बिट से बाउंडेड ही होता है, बट ऑर्बिट के नियर अबाउट थोड़ा सा मूव करने के लिए फ्री होता है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके आधार पर मटेरियल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बट मटेरियल का तीसरा कैटेगरी भी होता है सेमी कंडक्टर, जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं पर एंड होता है। ये लेक्चर 2 पार्ट बी